नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। एक शेर है, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत बेचते हैं, कीमत के नाम पर सिर्फ दुआ लेते हैं। ये शेर 3 महीने से राहुल गांधी की जुबान पर है। भारत जोड़ो यात्रा में वो कई बार कह चुके हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। वो कहते हैं कि बीजेपी और संघ देश में नफरत फैला रहे हैं और उनकी यात्रा देश को मोहब्बत से जोड़ रही है। ये राहुल गांधी की नई पॉलिटिकल फिलॉसफी हो सकती है कि वो 2024 में मोदी और बीजेपी को अपने प्यार से ही हरा देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन बीमार हैं। प्रधानमंत्री खुद इस वक्त उनके पास हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके अपना प्यार और समर्थन उन्हें दिया है। प्रार्थना की है कि हीराबेन जल्द ठीक हो जाएं। ऐसी संवेदना मोदी भी प्रकट करते रहे हैं, चाहे जब सोनिया गांधी बीमार पड़ी हो या फिर राहुल गांधी की नानी का स्वर्गवास हुआ हो। और ये ट्वीट जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूँ आपकी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन राहुल गांधी के इस प्यार में उन्हीं की पार्टी के नेता पलीता लगा देते हैं। आज ही कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को टारगेट करके टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया। तो सलमान खुर्शीद ने मोदी की या उनकी पार्टी की कहना चाहिए रावण से तुलना कर दी। 3 दिन पहले जब राहुल गांधी अटल जी की समाधि पर गए थे तब उनके एक नेता अटल जी को ब्रिटिश एजेंट बता रहे थे। और इसके पहले भी जब राहुल गांधी यात्रा में मोहब्बत बांटने की बात कर रहे थे तब गुजरात में उनके नेता प्रधानमंत्री की कभी रावण से तुलना कर रहे थे तो कभी भस्मासुर बता रहे थे। ऐसे में पूछना जरूरी है, क्या ये मोदी पर कांग्रेस में कंफ्यूजन है? मोदी को गाली से हराना है या फिर प्यार से? ये कांग्रेस क्या तय नहीं कर पा रही है, या फिर ये तय है कि राहुल की नरेंद्र मोदी को लेकर पॉलिसी अलग है और कांग्रेस की मोदी पॉलिसी अलग है? इन्हीं सवालों पर ठोकेंगे ताल। कई खास मेहमान होंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले ये टीजर रिपोर्ट देखिए आप। भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं। कहां से दिख रहा है भारत टूटा हुआ? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस नेताओं। इनमें ओढ़ लगी है अपने देश को नीचे दिखाने में। बहुत उसको टूटने का प्रयास हो रहा है और इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। जो बीजेपी की अप्रोच है, नफरत से भरी, डरी हुई, हिंसा फैलाने वाली अप्रोच, भगवान राम के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, रावण के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए हमें आपत्ति है। इसको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का है। हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, इनको तो आप ही हटा सकते हैं। मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। तो आपने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये कह रहे हैं वो बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी को लेकर। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उनके नेशनल स्पोक्सपर्सन राकेश सिन्हा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र राजपूत हैं और हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सुरेंद्र सिंह राजपूत। राहुल गांधी सीधे तौर पर कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, लेकिन राहुल गांधी की इन बातों को कम तर करने का काम क्या उन्हीं आप ही की पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है अदिति। देखिए, कुछ सापेक्ष सवाल पूछे जाते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं। अगर एज ए होल आप बात करेंगे तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है और मेरा एक आरोप भी है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके अनुषंगिक संगठन, उनके साथी लोग, वो सबके सब कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से दुखी हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं।
इसकी वजह से वो खोज खोज करके ऐसे नेताओं के पास जाते हैं, उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं और उनका एक छोटा सा स्टेटमेंट लेकर के आते हैं। जैसे अभी परसों भगवान राम से तुलना पर की बात आ गई है, कभी किसी ने रावण की बात कर दी, कभी किसी ने किसी की बात कर दी। मेरा नेता राहुल गांधी आज अपने स्थापना के 138वें साल में निकले हुए हैं केरल से और वो कश्मीर तक जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? आर्थिक असमानता के खिलाफ बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक असमानता के, सांप्रदायिक विद्वेष के खिलाफ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि मैंने जमीन पर कहीं नफरत नहीं देखी। क्या गलत कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या इस बात की तायद नहीं करेंगे कि आम आदमी में हिंदू मुसलमान नहीं है? ये हिंदू मुसलमान सिर्फ कुछ नफरती चैनलों में है और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है, कुछ उनके अनुषंगिक संगठनों में है, और वो एक छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा तूल दे करके राज्यवारी ये बात करते। क्या ये सच नहीं है? ये अपने आप में सच है अदिति, और इस बात का मेन होना चाहिए कि आर्थिक असमानता कैसे खत्म हो, सांप्रदायिक विद्वेष कैसे खत्म हो। और इस पर अगर बात होगी तो निश्चित तौर पर उन छोटी मोटी बातों पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी से सवाल करें या उनके फिर जो साक्षी महाराज की बात करें या गिरिराज किशोर की बात करें या साध्वी प्रज्ञा की बात करें या साध्वी प्राची की बात करें, तो हम मूल मुद्दों से भटक जाएंगे। हम महंगाई पर बात ही नहीं कर पाएंगे भाजपा से। तो जब ये कुल मिलाकर जो नफरत है बस वो कुछ नफरती चैनलों तक है, तो फिर तो भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत ही नहीं है। क्यों सुरेंद्र राजपूत जी? फिर इस देश में भारत जोड़ो यात्रा की क्या जरूरत है? फिर तो लड़ाई किसी से है ही नहीं। मैं बताता हूं। हाँ बताइए, और जरा इनकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट निकाल कर रखिए प्लीज। ऐसा है ना, हाँ बिल्कुल पूरे स्टेटमेंट सारे। हाँ आप सवाल का जवाब दें, स्टेटमेंट में चला लूंगी। सच बात जी, सच बात यह है कि पूरे देश में 2014 बल्कि 2013 के बाद जिस तरीके से सत्ता को प्राप्त करने के लिए और सत्ता को चलाने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, उनके अनुषंगिक संगठन, उनके वर्कर्स, उनके लोगों ने जिस तरीके का नफरती एजेंडा चलाया, उससे लड़ने के लिए भारतीय जनता कहना भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता है। जिस तरीके से मेन मुद्दों से भटकाने के लिए, चाहे चीन की सीमा हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो और चाहे आर्थिक असमानता हो, इनसे लड़ने के लिए आवश्यकता है। तो इन लोगों ने चैनल्स के जरिए, कुछ नफरती चैनल्स के जरिए और कुछ इनके अपने लोगों के जरिए जिस तरीके से एजेंडा लगातार 24 घंटे हिंदू मुसलमान कराया, उससे लड़ने की आवश्यकता है। आम लोगों को यह बताने की आवश्यकता है कि साहब आपका मुद्दा यह हिंदू मुसलमान नहीं है, आपका मुद्दा चीन की सीमा से सुरक्षा है, आपका मुद्दा महंगाई है, आपका मुद्दा बेरोजगारी है, आपका मुद्दा कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता है, आपका मुद्दा यह है कि 2014 में जब पेट्रोल पर और डीजल पर 3 रुपए 59 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी, तो भाजपा ने उसको कोई नफरत नहीं है। फिर आप आए नफरती चैनल पर, अब आप ये कह रहे हैं देश की जनता को ये बताने की जरूरत है। जब ग्राउंड पर नफरत है ही नहीं और राहुल गांधी जहां गए वहां बस प्यार और सिर्फ प्यार था, तो फिर जो नफरत की बात है ये तो अपने आप में ही अंडरमाइन हो जाती है। क्योंकि अगर आप ये भी कह रहे हैं कि जी प्यार है ग्राउंड पर, फिर आप ये भी कर रहे हैं नफरती चैनल है। सर थोड़ा सा सीक्वेंस कनेक्ट तो कीजिए, थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट तो कीजिए। आप क्या कह रहे हैं? पहले आंसर में आप कुछ बोलते हैं, दूसरे आंसर में कुछ और बोलते हैं। चलिए हमारे साथ मणिशंकर अय्यर जी हैं, कांग्रेस के नेता। मणिशंकर अय्यर जी, राहुल गांधी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन आपके विरोधी जो है वो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, जिसमें आपके ओपोनेंट जो हैं, आपका भी नाम गिनवाते हैं और कहते हैं आप भारत जोड़ने की बात करते हैं, आप भाषा की जो सीमाएं हैं उन्हें लांघ जाते हैं। सर मैंने सोचा कि आप मुझसे कुछ निजी बात करने चाहती हैं, मेरे समझ में नहीं आया था कि टीवी पर आप सवाल कर रहे हैं, तो माफ कीजिए मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा और यहाँ मैं अपनी बात अंत पर लाता हूँ। ठीक है सर, निजी बात टीवी चैनल पर, निजी बात अभी क्या बात सर? शो में आप आए हैं, अगर आप चाहें तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आपके स्टेटमेंट्स को लेकर आप लगातार सुर्खियों में हैं और आपके जो विरोधी हैं वो आप पर हमला भी कर रहे हैं। अगर आप अपनी बात रखना चाहें तो आप बात रख सकते हैं सर, मर्जी आपकी है सर। चलिए, उन्होंने फोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया, मणिशंकर अय्यर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन हम आपको सुनवाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पर इतना वैसे कोई हंसने की बात नहीं है सर, इससे यही पता चलता है कि सवाल लेने की क्षमता कितनी है किसमें।
इससे ये पता चलता है, इससे ये भी पता चलता है कि अब ये व्यक्ति की आजादी की वकालत करने वाले एक सेकेंड सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी बात तो मैं सुन ही रही हूँ, बहुत देर सुनी मैंने। अभिव्यक्ति की आजादी की मूड नहीं है मेरा झगड़ा करने का। नहीं सर, झगड़ा तो आपको करने की जरूरत नहीं, आप अपनी बात करें, हम अपनी बात करें सर। हम सवाल पूछिए, आप जवाब दें। अरे आपकी बात ही तो मसला तो ये कि हमें मोहब्बत करनी है, जिसको नफरत करनी है करे, हमें बिल्कुल सही बात है, हमें सवाल पूछना है। हाँ सर, हमें सवाल पूछना है। अब जिसे सवाल का जवाब देना है या निजी हमले करने हैं वो तय कर ले सर। आपको भाजपा से राम का पूछना है, RAM। ठीक है सर, मेरे सवाल ना डिसाइड कीजिएगा। सुनिए ध्यान से सुरेंद्र राजपूत जी, अभिव्यक्ति की आजादी याद रखिएगा इस डिबेट में। ना सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अभिव्यक्ति की आजादी याद रखिएगा। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। अभी बाकी गेस्ट के कमेंट लूंगी, तब तक आप थोड़ी देर सोच सकते हैं कि मुझे तार्किक तौर पर आपको क्या जवाब देना है। लेकिन उससे पहले सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को सुनवा दीजिए इनकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट। अभी मणिशंकर अय्यर साहब तो कुछ बोले नहीं, चले गए। उनका मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अब सवाल कहां से खड़े हुए, वो स्टेटमेंट सुनवा दीजिए प्लीज। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं और उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। हम तो महसूस करते हैं कि टूटा हुआ है भारत, बहुत उसको टूटने का प्रयास हो रहा है और इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। आपको भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है और इसका एक मैनिफेस्टेशन ये यात्रा है। राहुल गांधी राम के दिखाए रास्ते पे चल सकते हैं और हम राम के दिखाए रास्ते पे चल सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको चलने का अधिकार नहीं है, सिर्फ हम ही चलेंगे। और वो अगर राम के रास्ते पे चलते तो हमें कोई आपत्ति ना होती। वो भगवान राम के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, रावण के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए हमें आपत्ति है। राकेश सिन्हा जी, भगवान राम के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, आप तो रावण के रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। ये नफरत नहीं, मोहब्बत की भाषा है। पहली बात तो मैं बता दूं कि भगवान राम का नाम लेने से पहले ये देश को यह भी बताते कि पिछले 70 साल में इन्होंने भगवान राम की जो करोड़ों लोगों में एक प्रतिष्ठा है, जो भगवान राम को एक आइकन के रूप में देखते हैं, उस भगवान राम के मंदिर के निर्माण में कितनी बार अवरोध डाला। अवरोध सिर्फ मंदिर के ईंट पत्थरों में नहीं, मंदिर के स्थान पर ही नहीं, बल्कि भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया। इतना ही नहीं, रोम राज्य के समर्थक भारत में राम को यह कहते पाए गए कि राम एक मिथक है। और जो मणिशंकर अय्यर आज संघ परिवार पर इल्जाम लगा रहे हैं देश को तोड़ने का, वे भूल जाते हैं कि सत्ता की लोलुपता में नेहरू ने इस देश को तोड़ने का काम किया। 47 में देश के विभाजन की पूरी जिम्मेदारी उस वक्त के कांग्रेस के नेतृत्व में नेहरू के गुट पर जाती है। दूसरी बात मैं अभी कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1,71,000 सेवा बस्ती उसको कहते हैं जहां पर गरीब लोग रहते हैं, सेवा भारती के माध्यम से प्रोजेक्ट चलाता है। 75,000 एकल विद्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चलते हैं। 40,000 विद्या भारती के स्कूल हैं जिसमें मध्यम वर्ग के, निम्न मध्यम वर्ग के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें लगभग 60 से 70,000 मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं। झारखंड में जो मुस्लिम छात्र विद्या भारती पढ़ता था वो राज्य में प्रथम स्थान आया। असम में जो पढ़ता था वो राज्य में प्रथम स्थान आया। इतना ही नहीं, वनवासी कल्याण आश्रम पूरे उन सब ट्राइबल बेल्ट में वनवासियों के बीच काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास एक सेवा दल था, जिस सेवा दल की स्थापना हार्डिकर ने, NS हार्डिकर ने 1923 में की थी, उसको सोनिया गांधी ने सैल्यूट दल बना दिया है। जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उनके उजले कपड़े पहनाकर कांग्रेस अध्यक्ष को सैल्यूट करते हैं। कांग्रेस का डिजेनरेशन कितना हुआ संगठन के रूप में, उसका उदाहरण सेवा दल है। वह परिवार को सेवा करने वाला और परिवार के मुखिया को नमस्ते करने वाला, सैल्यूट करने वाला दल बनकर आ गया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सीमा सुरक्षा संगठन चलाता है। सीमाओं पर, भारत की सीमाओं पर हम जाते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर के 8 राज्य में, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम,
इनमें कितनी असम, इनमें कितनी बार गए? अब तक के जितने प्रधानमंत्री कुल मिलाकर गए उससे अधिक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट गए। जो नॉर्थ ईस्ट भारत से टूटा हुआ, छूटा हुआ नजर आता था, वो आज नॉर्थ ईस्ट भारत का मुख्य धारा बन गया। हम नॉर्थ ईस्ट के साथ हैं। जो मैं बात रेखांकित करना चाहता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो समस्या थी, 370 को पाल पोस कर बड़ा करके घिस घिस कर समाप्त करने वाले को मोटा बना दिया। जो घिस कर समाप्त नहीं हुआ वो मोटा बनता चला गया, और उस 370 को हमने समाप्त किया तो इनको दर्द हो रहा है। आज तक कांग्रेस पार्टी 370 समाप्त करने का समर्थन नहीं कर पाई। ठीक है। आज तक कांग्रेस पार्टी भगवान राम के मंदिर बनने पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत नहीं कर पाई। आज तक कांग्रेस पार्टी जो केदारनाथ से लेकर काशी में भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ उसका समर्थन नहीं कर पाई। और जो अंत में मैं बात कहना चाहता हूं, यह कांग्रेस पार्टी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके 700 स्थानों पर रेड पड़ा था, जिस पर विदेशी पैसा, विदेशी मस्तिष्क, विदेशी एजेंडा के तहत काम करने का आरोप था, जो साबित हुआ, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया। राहुल गांधी वायमार से चुनाव लड़ते हैं। केरल में पीएफआई एक्टिव था, जहां पर टीजे जोसेफ का हाथ काट लिया। सिर्फ उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, जो प्रश्न उनको पसंद नहीं था। टीजे जोसेफ क्रिश्चियन थे और पीएफआई ने उसका हाथ काट लिया। उस पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रतिबंध का स्वागत नहीं कर पाए। इस कांग्रेस पार्टी के पास इस देश की एकता और अखंडता पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास नैतिक अधिकार नहीं है। हमारे साथ इस वक्त वारिस पठान भी है एआईएम का पक्ष रखने के लिए। वारिस पठान, यहाँ सभी दावा कर रहे हैं कि वो जोड़ रहे हैं, तो फिर तोड़ कौन रहा है? नहीं, देखिए कौन बोल रहा है, कौन तोड़ रहा है, तो पूरा देश देख रहा है ना। अभी राकेश सिन्हा साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनकी आदित्य जी एक सहयोगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बॉम्ब ब्लास्ट की टेरर एक्यूज प्रज्ञा ठाकुर। उन्होंने 2 दिन पहले क्या कहा आपने, हमने सबने सुना ना, छुरी जो घर में भाजी काटते हो तैयार रखो, तेज करके रखो। जिस तरह तेजी से भाजी काटते हैं, इसी तरह अब दुश्मनों की गर्दन काटने का समय आ गया है तेजी के साथ। तो मैं पूछूंगा राकेश सिन्हा साहब, देश के दुश्मन कौन है? और क्या आप इनकी भाषा को प्रोवोकेटिव स्पीच मानते हैं, नहीं मानते? क्या आप इसका खंडन करते हैं, नहीं करते? क्या आप चाहते हैं इनके खिलाफ एफआईआर हो, नहीं हो? क्या इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? क्या फिर से मोदी जी आके बोल देंगे मैं इनको मन से माफ नहीं करता? क्योंकि ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वही है जिन्होंने हमारे बहादुर सिपाही हेमंत करकरे को कहा था कि मैंने श्राप दिया था, वो मर गए। अरे हमारा हेमंत करकरे बहादुर सिपाही था, जाबाज, जो शहीद हो गए आतंकवादी के साथ लड़ते हुए। तो अब ऐसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपकी सहयोगी है, उसको कब निकाला जाएगा और कब जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? अब बात नंबर 2 आदित्य जी, नहीं, पहले बात नंबर 1 पे जवाब लीजिए। बात नंबर 1 पे जवाब लीजिए। बात नंबर 1 पे ही जवाब लीजिए। राकेश सिन्हा जी, 30 सेकंड है इनके सवाल का जवाब। देखिए, साध्वी प्रज्ञा ने जिस संदर्भ में कहा, वो संदर्भ यह था कि पाकिस्तान के बारे में आवाज उठी थी और उन्हें कहा कि पाकिस्तानी दुश्मन का गर्दन काटने के लिए अपनी छुरी तैयार रखें। और आपको भारत के भीतर कोई दुश्मन है ही नहीं, भारत के अंदर तो दृष्टिकोणों का अंतर है। वारिस पठान साहब, आपसे मेरा अंतर इतना ही है, सुन लीजिए मैं तो आपसे मेरा अंतर इतना ही है कि जिस दिन 17 सितंबर को हैदराबाद का इंटीग्रेशन हुआ था, 17 सितंबर को हम इंटीग्रेशन डे मनाते हैं और आप अपने पार्टी पर काला झंडा फहराते हैं। आप कहिए कि सरदार पटेल ने जो 17 तारीख को इस देश में हैदराबाद का इंटीग्रेशन किया था, उसका आप स्वागत करते हैं। आप इतना बोल दीजिए और मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि 17 सितंबर को हैदराबाद के इंटीग्रेशन का आप स्वागत करते हैं, सरदार पटेल को धन्यवाद देते हैं। आप इतना बोल दीजिए। यहाँ पर स्पष्ट कर दें, जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक अपडेट भी है। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अहमदाबाद में हैं, अपनी मां के साथ हैं, इसलिए आप ये जो तस्वीरें हैं लगातार देख पा रहे हैं। और यहाँ पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी द्वारा मोहब्बत की बात की गई है। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री की माताजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। उन्होंने कहा कि वो माँ और बेटे के बीच जो रिश्ता होता है उसे बहुत अच्छे से समझते हैं और उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो शुभकामनाएं हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो माताजी हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ठीक हों। इसीलिए आप ये सारी तस्वीरें जो हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जल्दी से वारिस पठान, एक जवाब आपका, उसके बाद डॉक्टर अजीज खान और राजीव तुली, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए, हम भी प्रधानमंत्री की माता जी की अच्छी स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। माँ माँ होती है, हमको पूछो जिनकी माँ नहीं है माँ की वैल्यू क्या होती है। प्रधानमंत्री और देश दुनिया पूरी अच्छी तरह जानती है। तो हम भी चाहेंगे कि माता जी जल्दी से स्वस्थ हो जाए, इसमें कोई राजनीति की बात ही नहीं है। अब राकेश सिन्हा यहाँ बैठे हुए हैं, आदित्य जी एक नंबर के झूठे आदमी है
इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर की स्पीच को कम से कम 3-4 मरतबा सुना है पूरी तरह से। ये चले गए, प्रज्ञा ठाकुर ने तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया था, कहां से लेकर आ गया पाकिस्तान की बात। उन्होंने तो कहा जो देश में लव जिहाद का चल रहा है, कौन कर रहा है, कौन दुश्मन है, तो बोले छुरी तेज करके रखो, कब मौका आ जाए गर्दन काटने का। अब यही बात अगर वारिस पठान बोल दे कि हम भी तलवार तैयार रखे, तेज करके रखो, कब मौका आ जाए दुश्मन को मारने का, तो आसमान टूट पड़ेगा, डिबेट पे डिबेट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक कमेंट लूंगी, पहले दूसरे गेस्ट का एक कमेंट लूंगी। राजीव तुली, पाकिस्तान के लिए ठीक है, कोई खंडन नहीं, कुछ नहीं। एक सेकंड जवाब दीजिए। राजीव तुली ये कह रहे हैं कि अगर यही स्टेटमेंट वारिस पठान ने दे दिया होता तो इस देश में हंगामा मच गया होता। आदित्य जी धन्यवाद। पहले जो आपका मूल प्रश्न है कांग्रेस के कंफ्यूजन को लेकर के, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में इस समय टॉप टू बॉटम एक जबरदस्त कंफ्यूजन चल रहा है। राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, एमपी हैं, परंतु कांग्रेस के किसी दायित्व पर नहीं है, राज परिवार से संबंध रखते हैं, उनमें सुपुत्र हैं। इस कारण से वो देश भर में एक भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, जिसमें पूरी कांग्रेस को अध्यक्ष समेत पूरी कांग्रेस को साथ चलना पड़ रहा है। और वो कह रहे हैं मैं प्यार बांट रहा हूं, परंतु कांग्रेस एक ऐसा हाइड्रा हेडेड एक क्रिएचर हो गया है जिसमें बायां हाथ क्या कर रहा है वो दाएं हाथ को मालूम नहीं रहता है। ये वही मणिशंकर अय्यर जी हैं जिन्होंने यहाँ तालकटोरा गार्डन में कहा था कि यहाँ चाय बेच सकते हैं, फिर पाकिस्तान गए थे कि मोदी को हराने में आप हमारी मदद कीजिए। अब ये मोदी नीच है, मतलब ये सब बातें लोग ये कहते रहे हैं। और इस सारे में या तो जो राहुल गांधी का यात्रा का पर्पस है उसका बाइन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही नहीं है कि राहुल जी वाकई ये करना चाह रहे हैं, तो राहुल जी पता नहीं भारत जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। मुझे लगता है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के वोटर्स को, अपनी पार्टी में साथ चलने वाले नेताओं को ही अपनी बात अभी तक वो कुल मिलाकर के नहीं समझा पा रहे हैं। दूसरा जो अभी आपने उसके बाद प्रश्न किया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर के, मुझे लगता है कि उसका पार्टी संज्ञान लेगी, पहले भी लिया था, अब भी लेगी। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है या गलत किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए ये पूछा जाना चाहिए। परंतु कुल मिलाकर के इस सारी यात्रा में जो इस प्रकार के लोग जिनको कांग्रेस नहीं समझा पा रही, वो कांग्रेस की इस यात्रा को उसको डिलिटल कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, उसको कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे कुल मिलाकर के ये लगता है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाए, अपने नेताओं को समझाए, उसके बाद ही तो उनकी बात जन जन तक लेकर के कौन जाएगा। यही नेता तो जाएंगे, और यही नेता अगर ऐसी नफरत बांटेंगे और नफरत की बात करेंगे तो कैसे वो देश को जोड़ पाएंगे, कैसे वो भारत जोड़ो यात्रा को सफल बना पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो कुल मिलाकर के इस पूरी यात्रा पर लगता है। ठीक है राजीव रंजन जी, यहाँ पर सवाल ये होगा, हर पार्टी ये क्लेम कर रही है कि वो मोहब्बत बांट रही है और दूसरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। यहाँ कौन मोहब्बत और कौन नफरत बांट रहा है, या सभी मोहब्बत और नफरत बांटने का दावा कर रहे हैं? देखिए, अभी मैं अय्यर साहब के बयान के बाद राकेश सिन्हा जी का बयान सुन रहा था और उन्होंने कई ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है। और राकेश जी आरएसएस के एक विचारक हैं, विद्वान हैं, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं उनसे। हिंदुस्तान की आज़ादी या हिंदुस्तान का विभाजन, दुर्भाग्य से ये दोनों तारीखें एक हैं, और विभाजन के लिए वो गांधी को ज़्यादा जवाबदेह मानते हैं या सावरकर को। इसे समझाने के लिए मैं केवल कुछ तथ्य सामने रखना चाहूँगा। 1937 का मदुरई सेशन हिंदू महासभा का, जिसमें पहली बार उन्होंने द्विराष्ट्रवाद का जो सिद्धांत था उसकी चर्चा की और कहा एक देश के अंदर दो प्रतिद्वंदी राष्ट्र एक साथ नहीं रह सकते हैं, और इसीलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनना ही चाहिए। और उस 1937 के हिंदू महासभा के उस प्रस्ताव का, उनके संबोधन का उल्लेख जिन्ना ने 1940 में किया, जब उन्होंने द्विराष्ट्रवाद पर
मुस्लिम लीग का आधिकारिक रुख स्पष्ट किया। अब ये रिश्ते देखिए किस तरह के हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग आधिकारिक तौर पर ये दो ही ऐसे संगठन थे जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त थे। जो वायसराय का जो ऑफिस था वो हिंदुओं का आधिकारिक संगठन हिंदू महासभा को मानता था, मुसलमानों का आधिकारिक संगठन मुस्लिम लीग को मानता था। इन दोनों ने मिलकर जिस समय कांग्रेस पूरे देश में मुस्लिम लीग के साथ कहीं कोई काम नहीं करने के लिए तैयार थी, इन दोनों ने मिलकर के सिंध, फ्रंटियर वेस्ट और बंगाल में सरकारें बनाई। 1942 के आंदोलन के दमन में सावरकर ने अंग्रेजों के साथ खुलकर काम किया और अपने तथाकथित हिंदुत्व टोली का इस्तेमाल अंग्रेजी हुकूमत का साथ देने में किया। दूसरी तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग की सरकार के उप मुख्यमंत्री थे, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार के उप मुख्यमंत्री थे, उनके जिम्मे जो मंत्रालय था उसी को दमन करना था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का। इतिहास की ये जो तथ्य हैं, ये मैं समझता हूं इसको चुनौती देना राकेश जी के लिए भी संभव नहीं होगा। और इसके बाद कई ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जब तिरंगे को लेकर के इनका रुख देश के सामने आया, और कई ऐसे प्रश्न हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के विभाजन की बुनियाद विभाजन के 10 साल पहले अपने आधिकारिक प्रस्ताव के जरिए हिंदू महासभा ने मदुरई सेशन में रख दी थी और लगातार उस सिद्धांत के जरिए कई राज्यों में अपने अल्पसंख्यक, जिन्हें हम कहेंगे मुस्लिम बहुसंख्यक राज्यों में हिंदू मंत्री बन सके, इसके लिए बाजाब्ता अपने लोगों को उन्होंने समझाया और वो उस सरकार का हिस्सा बने। और इसीलिए इतिहास इस बड़े धोखे को नहीं ढक सकता है, चाहे जितनी लंबी चौड़ी बात करे। ठीक है, ये हम इतिहास में बार बार जा रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को यहाँ स्पष्ट कर दें, हम 2022 में डिबेट कर रहे हैं। जो नेताओं द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी, एक सेकंड राकेश जी, मैं आगे आपको मंच दूंगी सर। अभी मेरे पास एक गेस्ट है जिनका मैंने एक भी कमेंट नहीं लिया सर, और मैं बार बार ये कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप लोग वर्तमान में रहेंगे और जो मौजूदा पॉलिटिक्स हो रही है जिसमें आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं, वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उन्हीं की पार्टी के नेता है वो कुछ और ही बोलने लग जाते हैं और ये स्टेटमेंट आगे पीछे ही होते हैं। तो सुन लीजिए इस कंफ्यूजन के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, देखिए जरा। मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। अंत में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मुद्दे को मोदी को देखकर वोट दो, भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? डॉक्टर अजीज खान, जल्दी से मैं एक कमेंट आपका चाह रही थी। आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन की बात की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो कह रहे हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटना चाहते हैं। उनके स्टेटमेंट्स वहीं, और मैं चाहूंगी इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर की माताजी को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि उनके द्वारा क्या कहा गया है। और ये ट्वीट इस वक्त आपके स्क्रीन पर भी है, आप देख पा रहे हैं इसे। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट है जो उनके द्वारा किया गया। इसमें लिखा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता के स्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ। इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उन्हें जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। और अब राहुल गांधी का ट्वीट भी अपने दर्शकों को हम दिखाएं यहाँ पर। हाँ, एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं आपकी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो ये राहुल गांधी जो प्यार की, मोहब्बत की, अंडरस्टैंडिंग की बात एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता ही हैं जो राहुल गांधी की बात को गिरा रहे हैं, उसे हल्का कर रहे हैं। देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी स्वस्थ नहीं है,
उनके जल्द स्वस्थ होने की हम सब कामना करते हैं, पूरा देश कामना करता है। और निश्चित तौर पे एक मां का दर्द जो है वो बेटा ही समझ सकता है और बेटे के दर्द को मां समझ सकती है। ये बड़ा अनमोल रिश्ता है। एक बात, दो तीन बातें अभी जो नफरत और तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, अलग अलग कंफ्यूजन की बातें चल रही। देखिए, निश्चित तौर पे कुछ बातें तो हम लोगों को एडमिट करनी पड़ेंगी कि आज 2014 से और आज तक की स्थिति को अगर बहुत गंभीरता से एनालिसिस करें आप, तो जो सामाजिक समरसता है वो नष्ट हुआ है। जो आपस में कहीं ना कहीं एक जो मोहब्बत से लोग रह रहे हैं, उसमें दूरियां और खाई बढ़ाने का प्रयास तो किया गया, इस पर बड़ा काम हुआ, लेकिन उस तरफ काम नहीं हुआ जिसकी सख्त जरूरत है। आज आप इस बात को देखें कि इस मुल्क में 84% लोग ऐसे हैं जिनका इनकम 2014 से अब कम हुआ है, लगातार घटा है। 142 भारतीय ऐसे हैं कि जिनका इनकम जो है वो 30 लाख करोड़ से ज्यादा भी बढ़ गया है। मैं बताना चाहता हूं, एक तरफ तो गरीब मजदूर मर रहा है, भुखमरी के कगार पर है, और दूसरी तरफ हमारे माननीय मोदी जी के कुछ मित्र ऐसे हैं जो एक दिन में 1000 करोड़ कमाते हैं। आर्थिक ये कहीं ना कहीं जो समानता ये विषमता में बदली है, वो समानता कहीं ना कहीं टूटी है, खाई बड़ी है। एक बात। दूसरी बात, मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूं। कह रहे मुद्दे से भटका, निश्चित तौर पे मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप देखिए ना, 2021 में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या था? 4.23। आज क्या है? अप्रैल में भी एक रिपोर्ट आई है 7.79। और यहां तक कि आप देखिए पूरे देश में कहा साहब बड़ी नौकरी दी, बहुत नौकरी दी। अभी संसद में एक केंद्रीय मंत्री इनके बयान देते हैं कि साहब 22 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए अप्लाई किया, हमने सिर्फ 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। साहब आपने तो वादा किया था ना, कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। कहां गया 2 करोड़ नौकरी? आप देश को सिर्फ गुमराह करेंगे, धर्म के नाम पे देश को गुमराह करेंगे, आपस में भाई को भाई से जुदा करेंगे, पड़ोसी से पड़ोसी को जुदा करेंगे, नफरत की बात करेंगे। अगर कोई स्टेटमेंट, मान लिया मणिशंकर अय्यर जी ने स्टेटमेंट दिया, सलमान खुर्शीद जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप उस पर तो चर्चा कर रहे हैं। आज आप महंगाई पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज आप सत्ता का जो केंद्रीकरण हुआ है उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। तमाम हालात देश के विकट हो गए हैं। आप इस मुल्क में 133 लाख करोड़ रुपया 8 साल में कर्जा लिया गया है। तमाम कह रहे साहब जीएसटी में बहुत पैसा हमने कलेक्ट किया, बड़ा कामयाब फार्मूला था, कहां गया जीएसटी का पैसा? अच्छा सर, तो सुनिए, पूछना चाहता है आपने कितने प्रोटेस्ट, एक सेकंड सर, आपने कितने प्रोटेस्ट बीते 6 महीने में किए हैं सर समाजवादी पार्टी द्वारा? कितने प्रोटेस्ट किए गए? हम प्रोटेस्ट करें? हाँ, ना आप चैनलों को लेक्चर दें ना, सुन लीजिए ना, आप चैनलों को लेक्चर दें ना, प्रोटेस्ट आप ना करें। प्रोटेस्ट जर्नलिस्ट निकले और प्रोटेस्ट जर्नलिस्ट करें, है ना? सुनिए ना, अब बात करने दीजिए। हाँ, बात कीजिए ना, आपका भाषण मैंने सुना काफी देर तक। बात करने दीजिए। हाँ, बात कीजिए ना, लेकिन 20 सेकंड बात करने के लिए दूंगी, क्योंकि मैं डिबेट कर रही हूँ और मुझे दूसरे गेस्ट को भी यहाँ पर डिबेट में लेकर आना है। अरे दूसरे गेस्ट को तो मुझे भी तो मौका देंगे। हाँ, तो आपको दिया ना मौका, 2 मिनट से आप बोल रहे हैं, 2 मिनट से आप बोल रहे हैं, 2 मिनट से। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। आप रिपोर्ट देखिए ना इस बात को। नहीं सर, ये बातें डिबेट तक ही केंद्रित क्यों है? मैं ये पूछ रही हूँ ना आपसे, ये बातें सिर्फ डिबेट के लिए ही क्यों रखी गई हैं? डिबेट के लिए ही क्यों रखी गई हैं? ओपोजिशन का काम सिर्फ डिबेट में आकर ये बताना है कि चैनल को क्या करना है, बस ये काम है। नहीं, ओपोजिशन का काम बस यही बताना है कि क्या करना है। की जिम्मेदारी है, सुनिए मेरी बात, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है विपक्ष का सम्मान करे। विपक्ष एक स्तंभ है इस देश का। तो किसने इनकार किया इससे? किसने इनकार किया इससे? किसने इनकार किया सर? आप लड़िए बीजेपी से, चैनलों से मत लड़ा कीजिए, मैं आप सबसे बस यही कहती हूँ। सुन लीजिए सर, सुन लिया मैंने, काफी देर सुना, जवाब लीजिए। मुझे इस डिबेट को वापस मुद्दे पर लेकर आना है, ठीक है सर? और कोशिश कीजिएगा प्रोटेस्ट करें आप जल्दी, ताकि उस पर बहस हो सके ग्राउंड से। अरे सुनिए ना। हाँ सर, सुन रही हूँ मैं, सुनूंगी, आगे सुनूंगी। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को जरा इनकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट जरा फिर से सुनवा दीजिए, और उसके बाद राम कदम द्वारा जो कहा गया मणिशंकर अय्यर के स्टेटमेंट को लेकर वो भी सुनवा दीजिए। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं, और उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। हम तो महसूस करते हैं कि टूटा हुआ है भारत।
बहुत उसको टूटने का प्रयास हो रहा है और इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है, आपको भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है और इसका एक मैनिफेस्टेशन ये यात्रा है। कहां से दिख रहा है भारत टूटा हुआ? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस नेताओं को। इनमें ओढ़ लगी है अपने देश को नीचे दिखाने में। कम से कम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में सोचा होता, जिन्होंने महत प्रयासों से इस देश को एक किया। हमारे साहसी जवानों के बारे में सोचते हैं जो अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर खड़े हैं, अपनी शहादत देने के लिए तैयार है ताकि ये भारत देश एक रहे। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, राहुल गांधी की प्यार मोहब्बत की बातें और मणिशंकर अय्यर साहब के टुकड़े टुकड़े। मणिशंकर अय्यर साहब ने एक भी शब्द गलत नहीं कहा है। मणिशंकर अय्यर साहब ने जो कहा है उसी पर हम तायीद करते हैं और बिल्कुल कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है। आप चाहे कुछ कहती रहे, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वर्तमान की जवाब नहीं दे पाते हैं अदिति जी, उस वक्त वो फिर कभी पटेल साहब के पीछे छुप जाते हैं। उन्हीं पटेल साहब के पीछे छुपते हैं जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था। जवाब दे दे, आरएसएस को बैन क्यों किया था उन्होंने, नंबर एक। नंबर दो, वो भारतीय सेना के जवानों के पीछे छुप जाते हैं जब वो सीमा की रक्षा नहीं कर पाते हैं। नंबर तीन, वो चंदा चोर राम मंदिर के पीछे और धर्म के पीछे छुप जाते हैं। तो ये नहीं चल पाएगा। अब आप कुछ भी कर लीजिए। अभी मैं राकेश सिन्हा जी की बड़ी इज्जत करता हूं। राकेश सिन्हा जी आज पहली बार मुझे भटके हुए दिखाई दे रहे हैं। आप पूछ रहे हैं यात्रा के बारे में, वो चले गए 1937 तक। बाकी सारा काम राजीव भाई ने कर दिया, राजीव रंजन जी ने उनके कर दिया। उनके पास अब बोलने को कुछ नहीं है। हम इस झूठ के ही खिलाफ तो लड़ रहे हैं, हम इस प्रपंच के ही खिलाफ तो लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि साहब आपने अगर कुछ अच्छे काम किए हो तो बताइए। वो अच्छे काम कहते हैं हमने नोटबंदी कर दी। अगर नोटबंदी से कुछ अच्छा काम हुआ हो तो बता दीजिए। देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां चली गई। 59 रुपए में डॉलर था, आज 83 रुपए में डॉलर है। क्या यह बात सच नहीं है? 70 रुपए का तेल था, आज 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल है। यह क्या सच नहीं है? देश के ऊपर 49 लाख करोड़ का कर्ज था 2014 में, आज 149 लाख करोड़ का कर्ज है। क्या यह सच नहीं है? तीन गुना कर्ज बढ़ गया। क्या यह सच नहीं है? देश में पहले जो था 28 करोड़ लोग बेरोजगार के नाम ये गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, मध्यम वर्ग हुए थे। 2014 से 2022 के बीच में 25 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा के नीचे चले गए और 5 करोड़ 60 लाख अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे चले गए। क्या ये सच नहीं है? देश में भुखमरी का इंडेक्स ये आ गया है कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री देना पड़ रहा है। हाँ, क्या ये सच नहीं है? तो मणिशंकर अय्यर जब टुकड़े टुकड़े बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? वो संघ की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर और उनके अनुषंगिक संगठनों की बात कर रहे हैं, उनके साथी मीडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। आप मीडिया से तो आपको काफी लगाव है। यही तो प्यार मोहब्बत की भाषा है जो राहुल गांधी जिसके बारे में बात करते हैं। कोई बात नहीं, इसलिए तो मैं कहती हूँ कंफ्यूजन की स्थिति है। पूरी मीडिया से, हमारी मीडिया से बहुत मोहब्बत है। अरे कोई बात नहीं, आप मोहब्बत करते रहे साहब, मोहब्बत करनी चाहिए। बहुत मोहब्बत है हमारी जी मीडिया से। बिल्कुल होनी चाहिए सर, बारंबार प्रणाम करते हैं, सैकड़ों बार सुबह से शाम तक। बिल्कुल कई बार आपको प्रणाम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल आपको करना चाहिए ना। राहुल गांधी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, हम तो पूरा सम्मान करते हैं। आपको तो करना चाहिए। जो आपकी बात दिखाता है आपको तो उसे प्रणाम करना ही चाहिए सर। आपकी बात जो जनता तक पहुंचाता है उसे प्रणाम आपको करना चाहिए। मैसेंजर को शूट नहीं किया जाता है। बस यही कहने की कोशिश कर रही थी। आपको ये बता दें, प्राइम मिनिस्टर मोदी का काफिला निकला है हॉस्पिटल से। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की माताजी हीराबेन की तबीयत ठीक नहीं है, हालांकि उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है और लगातार उनकी माताजी के लिए के स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। चाहे वो राहुल गांधी हो, उनके द्वारा ट्वीट किया गया, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, उन्होंने भी प्रधानमंत्री की माताजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वो ट्वीट्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे एक तरफ राहुल गांधी हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर हैं जो टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद हैं जो रावण बता रहे हैं। अब इन दोनों में से कांग्रेस पार्टी को कौन सी कांग्रेस पार्टी माना जाए? राजीव तुली आपको जवाब देना चाह रहे थे। सुरेंद्र सिंह राजपूत जवाब लीजिएगा जरा। राजीव तुली जी धन्यवाद। मैं
सुरेंद्र राजपूत जी की हर बात से सहमति कर लेता यदि इनकी रैली में साथ में वो ना चल रहे होते जिन्होंने जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगवाने के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो उन्होंने अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगवाए थे, जिनको देश से आजादी चाहिए थी, उन लोगों को इन्होंने पोस्टर बॉय अपनी यात्रा का नाम बनाया होता। देखिए, इन कांग्रेस को एक बात समझनी पड़ेगी कि संघ को गाली देना ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स देता है। ये बात इंदिरा गांधी जी ने समझ ली थी, ये बात राजीव गांधी भी समझ चुके थे, और एक हद तक जब 1963 में 26 जनवरी की परेड में संघ के लोगों को नेहरू जी ने बुलाया था तो वो उस समय ये बात समझ चुके थे। संघ के लोग जो अभी तक तो इनको ये ऑब्जेक्शन था कि संघ के लोग ये कहते हैं कि ये एक वन पीपल वन नेशन वन संस्कृति, ये इस तरह के लोग हैं, इनको तो अभी तक ये परेशानी थी। अब ये कह रहे हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या कांग्रेस के जो पहले वरिष्ठ नेता थे वो सब कंफ्यूज थे। सरदार पटेल ने बैन लगाया मगर सरदार पटेल के रहते ही बैन हट भी गया। 75 में आपने बैन लगाया, इंदिरा गांधी जी ने 77 में बैन हट भी गया। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में जाकर के विद्यालय खोलने के लिए तो विवेकानंद केंद्र को उन्होंने सपोर्ट भी दिया, रिसोर्सेज भी दिए और जमीन भी दी। तो कहीं ना कहीं या तो इतिहास थोड़ा कम पढ़ते हैं, कम जानते हैं, या फिर अभी भी इनको लग रहा है कि लोगों को किस प्रकार बरगला कर आप टीवी पर बैठ करके गाली देते हैं, वहां नीचे संघ का काम बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं कोई एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है जो कांग्रेस की लीडरशिप या जो वो एक कोटरी सी जो उनके आसपास बन गई। कुछ पत्रकारों ने मुझे बताया जब दिल्ली में यात्रा आई तो वो सिक्योरिटी का इतना जबरदस्त रिंग था कि वो पत्रकार भी बेचारे वहां तक नहीं पहुंच पाए। केवल स्पॉन्सर्ड 2-3 लोगों को पकड़ा, उनको वहां तक राहुल गांधी जी तक पहुंचवाया, फोटो ऑप हुआ और वो चले गए। तो जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर इतनी एनर्जी, इतना रिसोर्स, इतनी ताकत कांग्रेस ने खर्ची है, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा और सहेजने की जरूरत है, थोड़ा सा और उसकी ठीक प्लानिंग करके। और ये संघ बैशिंग में आप लगे रहिए, हमें उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं, संघ को कोई आपत्ति नहीं, संघ उस पर ऑब्जेक्ट भी नहीं करेगा क्योंकि एक पंचिंग बैग आप मानते हो। मगर आप एक बात का ध्यान दीजिए, आप यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके जितना भी संघ को गाली देते हैं उतना संघ का जो ग्राउंड स्वेल है वो बढ़ता है। तो आप नेहरू जी को झुठला दीजिए, आप पटेल जी को झुठला दीजिए, आप इंदिरा गांधी जी को झुठला दीजिए और आप एक नई कांग्रेस खड़ी कर लीजिए जो भारत नहीं, तो राहुल गांधी को भी झुठला रहे हैं ना, ये तो राहुल गांधी को भी झुठला रहे। राहुल गांधी प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रावण, टुकड़े टुकड़े, भस्मासुर, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्यों सुरेंद्र राजपूत जी, ये तो गवाह है इतिहास, जब प्राइम मिनिस्टर को गाली दी है आपको बैकफायर ही किया ये। तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की बात मानते क्यों नहीं है? 3-4 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि संघ के जितने समर्थक लोग हैं वो आज तक सच बोल ही नहीं पाए। जब हम बात करते हैं इनसे इतिहास की तो वर्तमान में आ जाते हैं, भविष्य में आ जाते हैं। ये संघ समर्थकों को हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलना बंद कर दीजिए, हम आपके नेताओं के बारे में सच बोलना बंद कर देंगे। ये अपने आप में राजीव जी ने बड़े विस्तार से बता दिया, राकेश सिन्हा जी को भी। येतुली साहब को मैं नहीं जानता इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इनके लिए कुछ। 2 चीजें मैं पहली चीज, दूसरी चीज ये है कि मीडिया स्थायी विपक्ष होता है अदिति जी। मीडिया बिल्कुल सत्ता की कमियों को उजागर करने वाला होता है, लेकिन दुर्भाग्य से 2014 के बाद मीडिया विपक्ष की कमियों को उजागर करता है। और अच्छी बात है, इनकी अपनी सोच है, अपनी सारी चीजें हैं। हम तो एक बात बहुत कहते हैं कि कब टुकड़े टुकड़े कहा मणिशंकर अय्यर ने, जो लोग टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं उनके खिलाफ ये यात्रा है। बिल्कुल है, ये यात्रा उन्हीं के खिलाफ है। रही बात आपने जेएनयू की बात कही अभी संघ समर्थक साहब ने, तो सच बात ये है, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज, मतलब थोड़ा सम्मान रखिए। क्या मैं बोलूं, मैं सब बता दूंगा सर। मैं असल बात आपको नहीं जानता हूं, आपकी विद्वता को नहीं जानता हूं, राकेश जी की जानता हूं, तो मैं पहले आपको 2 मिनट बता देता हूं, उनके बारे में भी बता देता हूं। भारत तेरे टुकड़े होंगे करने वाले 8 कश्मीरी जो छात्र थे वो पीडीपी के मेंबर थे। उन 8 के 8 पीडीपी के मेंबरों को भारतीय जनता पार्टी ने बचाया।
कश्मीर पहुंचाया, और उस समय महबूबा मुफ्ती के साथ ये गलबैयां डाल करके सरकार चला रहे थे, और वो 8 के 8 कश्मीरी छात्रों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक इसे लेके मैं सवाल का जवाब तो दूंगी राकेश सिन्हा से, लेकिन आपसे जो मैं सवाल पूछ रही थी उस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने मुझे। भस्मासुर, रावण, टुकड़े टुकड़े, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया सर मुझे। हाँ सर, और सुनिए ध्यान से जो आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था, सुन लीजिए सर, आपको बोलने दिया ना मैंने, अब मेरी भी सुन लीजिए। आप ऐसा तो नहीं होगा आप उपदेश देंगे और सब लोग बस सुनेंगे सर। इतना लड़ती क्यों? नहीं सर, आपको लड़ना लगता है ना, आपको पलट के जवाब जब मिलता है, ये मैंने देखा है। लड़ने के मूड में नहीं सर, सुनिए ध्यान से। नहीं सर सुनिए, आप किस मूड में है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, ये आप समझ लीजिए। आप किस मूड में है, इट इज नॉट माई कंसर्न। आप मीडिया को पाठ पढ़ाएंगे, मैं नहीं जानती वो दूसरे एंकर्स जो आपसे पाठ पढ़ लेते होंगे। अदिति त्यागी पॉलिटिशियन से सही चीज के लिए पाठ सुनने को तैयार है, नसीहतें नहीं लेती मैं। जब मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूं तो आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और आप जब ये कहते हैं ना मीडिया को ये करना चाहिए और मीडिया को वो करना चाहिए, तो सर जब ये आप पाठ पढ़ा रहे थे स्थायी स्तंभ होता है, ये होता है, वो होता है, तो जब आप हमले करते हैं ना सर, उंगली आप ही पर उठ रही होती है, आप ये भूल जाते हैं, ये आप भूल जाते हैं, समझ ही नहीं आता आपको। अब ये मैंने इसीलिए आपको समझाया है, आप ना इस बात का जिक्र करते। आपको यही कंफ्यूजन है कि आपको लड़ना मीडिया से है या आपको लड़ना बीजेपी से है। अभी जिस कंफ्यूजन की बात कर रही थी उस कंफ्यूजन में एक्चुअली एक सवाल ये भी होना चाहिए कि आप मीडिया से लड़ना चाहते हैं या आप ओपोनेंट से लड़ना चाहते हैं, अपने विरोधी से लड़ना चाहते हैं, आप ग्राउंड पे लड़ना चाहते हैं। फैसला कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे दशा और दिशा तय करेंगे राजनीति की, ध्यान रखिएगा। वारिस पठान जी। आदित्य जी, आज आपने टॉपिक बड़ा अच्छा लिया है, मोदी, माँ, राहुल, प्यार, मोहब्बत। तो मैं माँ के ऊपर आदित्य जी 2 हार्ट टचिंग 2 लाइन बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। माँ की अज़मत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा, खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। ये माँ के ऊपर थी। मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की भी माता जी स्वस्थ रहे और देश भर की, दुनिया भर की जहां भी माता है सब स्वस्थ रहे, हमारा तो प्रार्थना यही है। अब बात नंबर 2 टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो आपने ये कहा कि ये बोल रहे हैं, इनके नेता ये बोल रहे हैं, उनके नेता ये बोल रहे हैं। तो वाकई में भाजपा और कांग्रेस, आदित्य जी, हमेशा से मैंने कहा है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू है। भाजपा के मंत्री कुछ कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कर देना चाहिए, वो मोदी जी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू हूं, कांग्रेस वाले बोलते हैं हम जनेधारू हूं, राहुल गांधी बोलते हैं मैं जनेधारू हूं, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बोल देते हैं कि राम जी की तरह है ये। तो अब ये देश के अंदर क्या इसी तरह की राजनीति चलेगी? जबकि देश का युवा हमको रोज पूछ रहा है, वारिस भाई आप टीवी चैनल पे जाकर बैठते हो तो हमारी तरफ से तो सवाल करो आदित्य जी को कि मोदी जी ने कहा था ना कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। आदित्य जी, कब रोजगार मिलेगा? कब पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम होगा? कब डॉलर के बनिस्बत रुपया जो इतना गिर चुका है ऊपर आएगा? कब देश में एक बहाली होगी? कब देश में अमन शांति सुकून का माहौल आएगा? कब हमारा देश प्रधानमंत्री लाल आंख दिखाएंगे चीन को जो हमारे देश में घुसना चाह रहा है? कब प्रधानमंत्री दिखाएंगे 56 इंच का सीना? तो मैं उनको बोलता हूं, मैं तो बोल रहा हूं मगर देश के कान में जू नहीं रेंगती। प्रधानमंत्री खामोश बैठते हैं, उनके कान में जू नहीं रेंगती, तो मैं क्या करूं? फिर भी मैं आदित्य जी के चैनल के ऊपर बैठकर ये मैसेज देना चाहता हूं देशवासियों को कि मैं तो आपकी बात रख रहा हूं, मगर याद रखना जो सत्ता में बैठे हैं आज, कुर्सी कभी भी किसी की रही नहीं है, आज है कल चले जाएगी, लेकिन देश को बेवकूफ बनाना छोड़ो। ये जो माइंड दिमाग भटकाओ पॉलिसी जो आप कर रहे हो उसको छोड़ दो। कभी रंग के नाम पे इतना डिबेट कर दिया है कि लोग चीन को भूलने लग गए। आदित्य जी, किस हद तक आप लेके चले गए? आज तो छुरियां तेज की जा रही है, गर्दन काटने की तैयारी हो रही है। जो सोचिए 2024 का चुनाव क्या आप गर्दन काटने पे लड़ा जाएगा क्या? 2024 का चुनाव विकास पे लड़ा जाएगा, डेवलपमेंट पे लड़ा जाएगा? अच्छा, तो आपके हिसाब से दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जो है वो दोनों कटघरे में है और विकल्प आप है। वारिस पठान, ना वारिस पठान, आपने कहा कि ये दोनों, अब सुन तो लीजिए, सुना मैंने आपकी बात, सुनी ना, पूरी बात सुनी, मैंने सुनाई भी। एक तो अदिति त्यागी अगर पावर में होती, सत्ता में होती, तो अदिति त्यागी से सवाल पूछते हुए आप सब बहुत अच्छे लगते हैं। अदिति त्यागी एक मैसेंजर है,
चौथा डेमोक्रेसी का स्तंभ है मीडिया। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता, यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ हमेशा। त्यागी, यस इस्तेमाल करो। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए आप बैठ के अभी बोल रहे हैं, सरकार को सवाल इसलिए आप बैठकर बोल रहे हैं। नहीं तो अभी कांग्रेस और बीजेपी से पूछूंगी ना, अगर कांग्रेस और बीजेपी से पूछूंगी, सुन तो लीजिए वारिस पठान, अभी कांग्रेस बीजेपी से पूछ लूंगी ना कि AIM को आना चाहिए, तो बोलेंगे अरे ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आप इनको बुलाती हैं, क्यों बुलाती हैं, इनकी क्या से है? तो अदिति त्यागी चौथा स्तंभ है, इसलिए इतने सारे स्टेक होल्डर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए अजीज खान भी मुस्कुरा रहे हैं और राजीव रंजन जी थोड़ा स्माइल को थामे हुए हैं। नहीं 75 साल से सुन लीजिए, ठीक है, तो हम तो सबको मंच देते हैं। अब आइए मुद्दे पर आइए, अब मुद्दे पर आ जाइए, आइए मुद्दे पर आइए, सुनिए, जवाब लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। यहाँ पर राजीव तुली, राकेश सिन्हा है हमारे साथ। राजीव तुली जी ये कह रहे हैं इस वक्त इस देश में एक होड़ लगी है, एक दौड़ है, बड़ा हिंदू कौन। सीधे उन्होंने नाम लिया दोनों पार्टियों का, कांग्रेस और बीजेपी। उन्होंने कहा ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों इस रेस में हैं कि बड़ा हिंदू कौन। तो आप लोग आपस में पास पास खेल रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। नहीं, मुझे वारिस पठान जी क्या कह रहे हैं और उसका अर्थ क्या है उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है। मुझे तो ये लगता है कि इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोग वो किसी भी पूजा पद्धति को मानते होंगे, किसी भी मत पंथ संप्रदाय के होंगे, वो सांस्कृतिक रूप से हिंदू ही हैं, वो सब हिंदू हैं। और हिंदू में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, वारिस पठान साहब जो है उनको इस बात पे शायद ऑब्जेक्शन हो जाए मेरी कि मैं इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को हिंदू कह रहा हूँ। भारत का जो मुसलमान भी है वो बाकी देशों के मुसलमानों से अलग है। कुरान में जो संगीत है, संगीत को हराम लिखा हुआ है। यहाँ का जो मुसलमान है वो कव्वाली गाता है। मूर्ति पूजा का बंधन है, वहां मूर्ति पूजा निषेध है, नहीं कर सकते। यहाँ वो दरगाह पे मजार पे जाता है। तो उसका भी जो बेसिक DNA ग्रेन और एलिमेंट है वो हिंदू ही है। इस कारण से छोटा हिंदू बड़ा हिंदू मैं नहीं जानता, मुझे केवल इतनी मालूम है कि इस देश में रहने वाले जो सभी नागरिक हैं वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय जाति उपजाति के होंगे, वो सब के सब हिंदू हैं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पूजा पद्धति कुछ भी कर सकते हैं, किसी एक पुस्तक को मान सकते हैं, किसी एक पैगंबर को मान सकते हैं, किसी एक भगवान के दूत को मान सकते हैं, परंतु हम सब लोग जो इस देश में रहते हैं वो हिंदू हैं। ठीक है, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक होड़ है, उस पर आप क्या कहेंगे? 20 सेकेंड है सर, उसके बाद मैं दोनों दूसरे गेस्ट जो है राजीव रंजन जी और डॉक्टर अजीज खान उन्हें मंच दूंगी। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि दोनों मेन पार्टियां जो हैं वो दौड़ रही हैं कौन बड़ा हिंदू, उस पर आपका क्या जवाब है? तो ये तो पिछले इतने सालों में 70 साल में जो देश भर में एक माहौल, एक वो स्यूडो सेक्युलरिज्म का एक जो माहौल बनाया गया था, उसमें से यहाँ का जनमानस बाहर निकल रहा है और उस जनमानस को देख करके पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर आना ही पड़ेगा। उसको उनको भी वही जो भारत की जो एक संस्कृति की जिसकी मैंने बात की, 1 नेशन 1 पीपल 1 संस्कृति, मैंने जो उसकी बात की, वो उसमें सबको ही आना पड़ेगा। वो वारिस पठान साहब को भी आना पड़ेगा, वो SP को भी आना पड़ेगा, JDU RGD को भी आना पड़ेगा। आप देखिए कि इन सब पार्टीज ने कहीं ना कहीं, आप इनके मैनिफेस्टोस पढ़ लेंगे चुनाव के, तो उसमें कहीं ना कहीं जो बेसिक जो बातें हैं वो एक जैसी है। उसका कारण यह है कि भारत का संविधान भी वैसा है और जो भारत के संविधान की जो आत्मा है वो भी वैसी ही है। इस कारण से इन सबको अल्टीमेटली जो जिसको ये सेकुलरवाद कहते हैं या सेकुलरिज्म कहते हैं, वो छोड़ करके एक ठीक प्रकार के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा। उसमें कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, करेंगे अब सब वही। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अब ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स की मजबूरी है। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अजीज खान ये कह रहे हैं कि अब जिस तरह की राजनीति हो रही है उसके बाद इस तरह का केंद्रीकरण देखने को मिल रहा है। जी देखिए अदिति जी, अभी राजीव तुली जी ने बड़ी गंभीर बात की। मैं तो बहुत विद्वान शख्स समझ रहा था। इन्होंने पूरे जो 1-1.5 मिनट आपने वक्त दिया उसमें सिर्फ हिंदू हिंदू बताया, फला हिंदू, धमाका हिंदू, ये हिंदू वो हिंदू। अरे भाई ठीक है, इस पूरी दुनिया में ईश्वर ने लोगों को पैदा किया, अलग अलग धर्मों को लोग मानते हैं, अपने अपने आराध्य की पूजा करते हैं, वो पर्सनल, वो व्यक्तिगत मसला है। धर्म आस्था का विषय है, व्यक्तिगत है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख ईसाई, इस पर चर्चा का कोई इशू नहीं है। जिसको जो पसंद है
वो उसको मान रहा है, उसकी पूजा पाठ कर रहा है, करना भी चाहिए, इसमें कोई लेने देना नहीं। मसला लड़ाई किस बात का, इस पे चर्चा होना आवश्यक है। आज देखिए, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर आपका पड़ोसी भूखा मर रहा है, आपका रिश्तेदार नातेदार भूखा मर रहा है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? जो राजा है इस मुल्क का, उसकी क्या जिम्मेदारी है? वो हिंदू है या मुसलमान है? सवाल इस बात का है कि राजा के धर्म है कि कोई इस मुल्क में भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। इसका इंतजाम नहीं करेंगे क्या? उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्या? आज गैस की पोजीशन क्या है, कितनी महंगाई है, डीजल की क्या पोजीशन है? आज आप देखिए सारी चीजें चरम पर है। आप दिहाड़ी मजदूरों से पूछिए ना, 250-300 रुपया पाता है, बताइए वो क्या करे? क्या अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? क्या वो घर में परिवार चला सकता है? नहीं चला सकता। ठीक है, जवाब ले लीजिए राजीव तुली। चाहिए है राजीव तुली, क्यों नहीं चर्चा हो रहा है? ठीक है सर, जवाब लीजिए। आपने सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिए ना उनसे। फिर ये भी होगा कि ऑपोजिशन जो मीडिया चैनल्स को बताती है उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या करना चाहिए इस तरह के मुद्दों पर। राजीव तुली, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब तक किस प्रकार की योजनाएं आ रही थी कि शादी में किसको 51,000 मिल रहे थे, वो सब लोगों ने देखा है। खैर वो अलग बात है। मैं जो अजीज डॉक्टर साहब को जो मैं बात कह रहा था, तो डॉक्टर साहब शायद समझ नहीं पाए। मैं उनकी बुद्धि का नहीं, मैं अपनी बुद्धि पे रश करता हूँ कि मैं उनको ठीक से समझा नहीं पाया। मैंने यही कहा कि मत पंथ संप्रदाय किसी का कुछ भी होगा, वो उसकी अपना व्यक्तिगत मामला घर पे करेगा ना अपनी पूजा, सार्वजनिक रूप से क्यों उसका वो प्रचार करना है। परंतु सांस्कृतिक रूप से इस भारत भूमि में रहने वाले सब लोग जो हैं वो हिंदू ही हैं, क्योंकि हिंदू इस देश का मूल है, वो इसका ग्रेन है। आप बताइए कि इस देश में रहने वाले 18 करोड़ 15 करोड़ जितने भी मुस्लिम जनसंख्या है, 4-5 करोड़ जो ईसाई जनसंख्या है, वो सब वहां से आए हैं क्या जहां से इन मतपंथ संप्रदायों का उद्भव हुआ है? वो सब यहीं के तो रहने वाले हैं। और मैंने सवाल था कि जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, लोगों के लिए भोजन है, ये उनका सवाल था सर। ठीक है, आप उस सवाल का जवाब दे नहीं रहे। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे मिलूंगी राजीव रंजन जी का। ठीक है राजीव रंजन जी, एक सेकंड प्लीज सर। ऐसे तू मैं करते हुए मैं डिबेट नहीं करूंगी, मैं डिबेट क्लोज कर दूंगी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी, राहुल गांधी एक तरफ है जो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं सर, और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के नेता हैं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर साहब हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो। कोई रावण कह रहा है, कोई टुकड़े टुकड़े कह रहा है, कोई भस्मासुर बता रहा है, कोई 100 मुख का रावण बता रहा है। सर, क्या राहुल गांधी की बात पार्टी के नेता ही नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए, लोगों के किसी विषय में अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन भारत जोड़ो के विषय में, भारत जोड़ो अभियान के विषय में, इस भारत जोड़ो की तपस्या के विषय में सारे पार्टी के लोगों के अपने सबके एक ही विचार हैं कि देश को जोड़ना है। देश में जो लोगों ने खाई पैदा कर रखी है, जो नफरत पैदा कर रखी है, असहिष्णुता पैदा हो गई है, वो देश के लिए ठीक नहीं है। और इसलिए भाईचारे की भावना, प्रेम और मोहब्बत की भावना बढ़े। इसीलिए राहुल जी ने कहा मैं नफरत के उसमें मोहब्बत की दुकान लिए चल रहा हूं, मोहब्बत की बात करते चल रहा हूं। और उन्होंने एक संकेत से भी कहा कि जो लोग मेरी आलोचना करते हैं, मेरे ऊपर टिप्पणियां करते हैं, जब वो भी कहीं पर दिखाई देते हैं, चाहे वो मेरे खिलाफ नारे भी लगा रहे हो, तो मैं उनकी तरफ प्यार का चुम्बन उछालता हूं और हाथ हिला करके उनका अभिवादन करता हूं। उनसे कहता हूं तुम्हारा भी स्वागत सर। राहुल गांधी तो कह रहे हैं, मैं वही तो आपसे कह रही हूँ हरीश रावत जी, राहुल गांधी तो कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो तो रावण, भस्मासुर, टुकड़े टुकड़े, इस सब बातों से राहुल गांधी की ही जो फिलॉसफी है उस पर स्ट्राइक नहीं कर रहे। मैं आपसे ये कह रही हूँ, राहुल गांधी को कमजोर करने का काम आप ही की पार्टी के नेता नहीं कर रहे। हमारी पार्टी के आलोचक गण भी बहुत सारी बातें पार्टी के विषय में कहते हैं और चीजों को लेकर के कहते हैं, और उनके जवाब में हमारे किस व्यक्ति ने क्या कह दिया उसको लेकर के मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं। लेकिन उसकी राहुल गांधी जी की इस तपस्या पर जो है को लेकर के उसको टिप्पणी करना या जोड़ना कहीं पर संगत नहीं है, क्योंकि ये एक महान अभियान है।
ये भारत का एक बड़ा अभियान है। आजादी के दिनों में जिस तरीके से गांधी ने आंदोलन चलाया था, आज भारत को उसी तरीके के मोहब्बत, प्यार, सहिष्णुता इनकी आवश्यकता है, ताकि हम तेजी से आगे बढ़ते दुनिया के लिए एक संदेश बाहर। इसलिए तो हरीश जी मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं ना कि एक बड़ा अभियान है, आपकी पार्टी के लिहाज से बड़ा अभियान है, लेकिन जब राहुल गांधी की बात पार्टी के ही नेता नहीं मानेंगे तो क्या मैसेज जाएगा बाहर? अब वो किसने किस संदर्भ में कहा, क्या कहा, वो समझा जाएगा। लेकिन और कभी कभी कुछ चीजें सत्य होती हैं मगर कटु होती हैं, तो हम अपने लोगों से कहेंगे जब हम प्यार की बात कर रहे हैं तो उसमें कटु सत्य भी है, तो उसको मत कहिए। नहीं सर, सत्य बोला जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये जो, इसीलिए मैंने आपसे कहा, एक तरफ राहुल गांधी की अपनी एक अलग फिलॉसफी जिसमें वो प्यार, मोहब्बत, वो कहते हैं कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की बात करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये जो पार्टी के दूसरे नेताओं के बयान है, उसके बाद आपके ओपोनेंट्स ये भी कहते हैं क्या पार्टी में कंफ्यूजन है? नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, एक नए जो है वैचारिक धरातल पर राहुल गांधी जी सारे अभियान को लेकर के गए हैं, लेकिन लोगों ने जो कीचड़ फैला रखी है उस कीचड़ में कभी कभी जो है हो सकता कुछ उसका वही उसी कटुता में उसमें कुछ हमारे साथी भी कुछ बातें कह दे रहे हों, लेकिन उससे राहुल गांधी जी का जो महान प्रयास है वो प्रयास पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, जो राहुल जी ने कहा वही की शक्ति राहुल गांधी समझते हैं, और हम उसी शाश्वत सत्य प्रेम की शक्ति राहुल गांधी शायद समझते हैं, इसीलिए वो प्रधानमंत्री को गले भी लगा लेते हैं। पर ऐसा क्यों इंप्रेशन आ रहा है या ऐसा क्यों संदेश जा रहा है कि पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो प्रेम की शक्ति को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है? देखिए, ये प्रयास दूसरी तरफ से भी होना चाहिए। यदि दूसरी तरफ से भी ये प्रयास हो तो फिर ऐसी आवाजें धीरे धीरे खुद ही बदल जाती हैं। लेकिन अब आपने बरसों से कटुता बीस और कांग्रेस के लिए, समाज के कुछ वर्गों के लिए, कुछ लोगों के लिए नाना प्रकार के जहर फोके हैं, तो कुछ कभी कभी जो है जहर का जवाब कुछ लोग जहर से भी दे देते हैं, कटुता का जवाब कटुता से दे देते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि राजनीतिक जीवन में भी सहिष्णुता रहे, ताकि देश के सामाजिक जीवन में भी उस और राजनीतिक जीवन में भी उस सहिष्णुता का असर दिख पड़े। लेकिन हरीश रावत जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी जाएगा कि किसे कांग्रेस माना जाए? जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं यहाँ पर, प्रेम की बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, या फिर ये रावण की बात करने वाले, भस्मासुर की बात करने वाले, टुकड़े टुकड़े की बात करने वाले? हम पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी के या उनके कुछ समर्थक, कुछ लोग जो है छुरी लेकर के चलने, कभी कोई कुछ बातें करता है, कहीं कोई किसी के लिए कुछ कटुता फैलाने का काम करता है, जब ये सब करते हैं तब भी हम कहते हैं कि ये भारत नहीं है, ये वास्तविक भारत नहीं है। वास्तविक भारत वही है जो राहुल जी कह रहे हैं, वास्तविक भारत की चाहत भी वही है जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। तो वास्तविक भारत कौन है फिर? वास्तविक भारत कौन है भाई? वास्तविक भारत वही है जो चुनाव दर चुनाव अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है। वास्तविक भारत खुद राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत देखने को नहीं मिली, उन्हें बहुत प्यार मिला। वही वास्तविक भारत है। वास्तविक भारत न वो है जो भाजपा के लोग या कुछ और, जिसको कुछ और परिवार के नाम से लोग पुकारते हैं, न वो वास्तविक भारत है। वास्तविक भारत वो है जो राहुल जी ने कहा, प्रेम मोहब्बत का, स्नेह का, एक सहिष्णुता का, यही भारत है, यही गांधी का भारत है, यही विवेकानंद के सर्वधर्म समभाव का भारत है, यही वसुधैव कुटुंबकम की जो है सनातन धर्म की परंपरा का भारत है। ठीक सर, और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसी वास्तविक भारत से जुड़ी हुई जो क्लासेस हैं वो अपनी पार्टी के नेताओं को भी दें, अपनी पार्टी के पैनलिस्ट को भी दें, ताकि जो राहुल गांधी मैसेज दे रहे हैं उसे आप सही तरीके से जनता के बीच पहुंचा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी न्यूज के साथ बात करने के लिए। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। राजीव तुली, आपने सुना, ये कह रहे हैं इस वक्त जो देश में माहौल बनाया गया, राहुल गांधी तो वास्तविक भारत की बात कर रहा है। अच्छा राजीव रंजन जी, आपका कमेंट नहीं हो पाया था, पहले आपका कमेंट ले लेती हूं यहां पर। जी सवाल पूछिए। ये वास्तविक भारत कौन सा भारत है?
यहाँ तो भारत को लेके ही इतने सारे वर्जन्स क्रिएट किए गए हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की कंफ्यूजन की भी बात हो रही है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का जो उस कंफ्यूजन पर रिएक्शन है उस पर भी अपने आप में कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन और कंफ्यूजन ही है। देखिए, वास्तविक भारत वही है जिसके लिए हमारे कई क्रांतिकारियों की आहुतियां हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने जो यंत्रणाएं सही और जिन मुश्किलों के बाद इस देश को आज़ादी मिली, गांधी के रास्ते पर यह देश बढ़ा, सुभाष के रास्ते पर यह देश आगे बढ़ा। और जो आज़ादी मिली उसका अर्थ बिल्कुल साफ था कि हम खुली हवा में सांस लेंगे और एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें हिंदू हो या मुसलमान, चाहे वो सिख हो या ईसाई, जैन हो या पारसी, ये हिंदुस्तान सबका होगा। धर्म के नाम पर कोई विभेद नहीं होगा। इस देश में अपने रीति रिवाजों को अपने तरीके से मानने और अपनाने की इजाज़त होगी और अपने तरीके से हम अपने लिए रोटी और ये मकान की चिंता कर सकेंगे। राजनीतिक दलों पर हम दबाव बना सकेंगे। लेकिन जो आज का भारत है, मैं मानता हूँ ये छोटा सा दौर है, ये बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं, जहाँ धर्म के नाम पर जो अफीम चटाई जा रही है और वास्तविक समस्याओं से लोगों का ध्यान मोड़ा जा रहा है। शायद ऐसे भारत की कल्पना महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, और न हमारे अनाम शहीदों ने ऐसे भारत की कभी कल्पना की होगी। चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जितना ये नाम ले, सरदार भगत सिंह का जितना ये नाम ले, लेकिन इनकी विचारधारा से इन दो महापुरुषों की भी गहरी आपत्तियां थी। और इसीलिए ये वक्त है कि कम से कम आज एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को अपने सोचने के तौर तरीकों पर जरूर पुनर्विचार करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।